औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान मुनव्वर और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं जिन्होंने इंटरफेरेंस बाय सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उसके मुतालिक चीफ जस्टिस को लेटर लिखा। हम अपनी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि जस्टिस होता कैसे है, जस्टिस के मुतालिक डिफरेंट लोगों के व्यूज क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या होता आया है और क्या ये स्टेप जो लिया गया है एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कि दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है, क्या ये एक अच्छा स्टेप है या बुरा स्टेप है। रिक कॉलियर शेरशाह सूरी के बारे में अपनी इस किताब के तवस्सुत से बताते हैं कि नो पावर विदाउट प्रोस्पेरिटी, नो प्रोस्पेरिटी विदाउट सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी विदाउट जस्टिस एंड नो जस्टिस विदाउट एनफोर्समेंट। आप इससे आइडिया लगा लें कि जस्टिस जो है वो एनफोर्समेंट के बगैर किसी काम का नहीं है। ये एक बात हो गई। अब चलते हैं दूसरी बात पर। ये किताब औरंगजेब द मैन एंड मिथ बाय ऑड्रे टी, इसमें वो लिखते हैं कि औरंगजेब कहता था द स्टेबिलिटी ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ सॉवरेनिटी स्टैंड्स ऑन जस्टिस। अगर जस्टिस को खत्म कर देंगे तो सॉवरेनिटी भी नहीं रहेगी और स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। इससे आप आइडिया लगा लेंगे जस्टिस की इंपॉर्टेंस कितनी है। आपको याद होगा मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मशहूर केस, जिसमें गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था जब उनकी पावर्स को कर्ब करने की बात की गई थी। मौलवी तमीजुद्दीन अपना केस सिंध हाई कोर्ट में ले गए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये केस जो है अल्ट्रा वायर्स के अंदर लाई करता है बिकॉज गवर्नर जनरल को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर सके। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है केस अपना फेडरल कोर्ट में ले गई, जिसे आजकल हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो थे उन्होंने कहा 4-3 से कि ये इंट्रा वायर है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक एक डोमिनियन है। 1935 का एक्ट लगा हुआ है और उसमें गवर्नर जनरल को पावर्स होती हैं कि वो सारे डिसीजंस ले सकता है, वो सॉवरन होता है, तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जो डिसॉल्व किया गया उसको सही करार दे दिया गया और इसको दिया गया नाम लॉ ऑफ नेसेसिटी का। इसके बारे में आयशा जलाल अपनी किताब द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में लिखती हैं द इमर्जिंग स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस विद इन द स्टेट इन द फर्स्ट डेकेड was given constitutional legitimacy by a judiciary forced into subservience by an all-powerful executive। यहाँ वर्ड forced यूज हुआ है। जुडिशरी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी इस डिसीजन की तरफ, उसको फोर्स किया गया था कि वो इस डिसीजन की तरफ जाए। इसके बाद बहुत से लोगों ने बातें की कि जुडिशरी जो है वो पहले दिन से ही खराब थी, जुडिशरी जो है उसको लॉ का साथ देना चाहिए था, हक के लिए खड़ा होना चाहिए था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जुडिशरी जब हक के साथ खड़ी होती है तो फिर क्या होता है। जनरल ज़िया आपको याद होगा 1977 में जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उन्होंने सस्पेंड कर दिया। 1973 के आर्टिकल 6 के तहत ये हाई ट्रीजन बनती है और हाई ट्रीजन करने वाले को वही सजा दी जानी थी जो शायद उन्होंने बाद में मुशर्रफ को सजेस्ट की। लेकिन ज़ियाउल हक जो है वो MLR मार्शल लॉ रेगुलेशंस जो है वो लगा देते हैं और ये कहते हैं कि ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता और उसके आर्टिकल 12 के तहत वो जिसको मर्जी चाहे अरेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मिलिट्री जो है उसको हमेशा ये सिखाया जाता है कि उसने पावर सीज करनी है, उसने एनिमीज को सीज करना है, उसने जंग जीतनी है। तो जब भी वो मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं डिक्टेटरशिप के थ्रू आके तो उनको बुलाया नहीं जाता, वो गवर्नमेंट में आते नहीं है, वो सीज करते हैं बाय द पावर ऑफ गन। तो जजेस जो है या जुडिशरी जो है उसके पास ये पावर नहीं है। उनके पास जो पावर है वो यही है कि वो लॉ पास कर सकते हैं, वो ऑर्डर्स पास कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ही इस्तेमाल होंगे। और जब स्टेट का इंस्टीट्यूशन जिसके पास गन्स हैं वो सामने से मानने से इनकार कर दे तो जजेस की पावर जो है वो कहाँ गई। तो जजेस जो है जुडिशरी जो है उसके साथ यही मसला है कि उनकी पावर जो है वो डिपेंडेंट है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। उसके सामने जजेस जो है वो ऑब्वियसली फिर वो अपने आप को सेफ नहीं फील करेंगे। अगर वो कहते हैं कि हमने अपहेल्ड करना है लॉ को तो क्या किया जाता है, जैसे ज़ियाउल हक ने किया कि जस्टिस याकूब अली खान जो थे उनके बारे में ये मशहूर था कि अगर उनके सामने भुट्टो को पेश किया गया वो देखेंगे कि शवाहिद जो इतने ठोस नहीं है तो वो भुट्टो को रिहा कर देंगे। तो क्या किया गया, उनको हटाया गया, उनकी जगह जस्टिस अनवारुल हक को लेके आया गया, जिनको फिर ये एडवाइस की गई, अगेन उनको भी एडवाइस की गई कि अगर आप भी वैसे नहीं चलेंगे जैसे हम कह रहे हैं तो आपको भी हटा दिया जाएगा। ये सारा मामला जो है आप देख लें, ये लिंक मैं अभी शेयर करता हूँ। इसके बाद एक और केस देख लें, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी 2007 में मुशर्रफ ने भी उनको कोई एडवाइस की होगी जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो उनको मिस यूज ऑफ पावर या मिसकंडक्ट के नाम पर हटा दिया गया। वो तो फिर बाद में सिविल डिसोबीडियंस चली, वकला ने एहतजाज किया तो उनको वापस बहाल किया गया। इसमें आप देख लें कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो बार बार दूसरे इंस्टीट्यूशंस को ये बता रहा है कि अगर तुम उस एडवाइस के ऊपर काम नहीं करोगे जो हम तुम्हें कह रहे हैं तो तुम्हारे साथ वही किया जाएगा जो पहले से होता आ रहा है। मतलब एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी डेवलप हो रही है कि इंस्टीट्यूशन की कि हमने यूज करना है पावर को और दूसरे इंस्टीट्यूशन की ये मेमोरी डेवलप की जा रही है कि तुमने सबसर्विएंट रहना है, मतलब इंटरफेरेंस एक्सेप्ट करनी है।
और फिर इसी तरह आप देख लें 2020 में जस्टिस अरशद मलिक, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ वर्डिक्ट दिया था, उनकी एक वीडियो लीक होती है जिसमें वो ये एतराफ़ करते हुए दिखाए जा रहे हैं कि उनको बहुत फोर्स किया गया था, प्रेशराइज किया गया था कि वो ये फैसला दें और उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। तो जुडिशरी इन पाकिस्तान के मुतालिक हमारे सामने 3 बातें आती हैं जो कि खराब है। एक, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्रोफेशनल सीक्रेसी नहीं है, वीडियोस लीक हो रही हैं। तीसरा, इम्यूनिटी नहीं है। एक जज को आप हटा दें, वो कुछ भी नहीं है बेचारा, उसके बाद नया जो आएगा वो लॉ पास करेगा, वो भी अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट करवाएं तो ठीक है, वरना उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। जज जैसे ही हटाया जाता है वो पावरलेस हो जाती है। अभी भुट्टो का केस दोबारा सुनते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ बहुत ही बोल्ड बातें कही जो कि बहुत ही अच्छी थी, जो कि एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फील होता है। उन्होंने कहा, देयर वर सम केसेस इन द जुडिशियल हिस्ट्री व्हिच शेप्ड पब्लिक ओपिनियन दैट द जुडिशरी succumbed to intimidation or temptation while fulfilling its responsibilities. We have to hold ourselves accountable by openly admitting our past mistakes. मतलब वो मान रहे हैं कि जुडिशरी में पहले मिस्टेक्स हुई हैं डिसीजंस में, अब हमने उनको ठीक करना है, हमने अपनी मिस्टेक्स से सीखना है। वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, एक लाइन सेट कर रहे हैं, एक फॉर्मेट सेट कर रहे हैं कि इंटिमिडेशन अब नहीं चलेगी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपहेल्ड करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो कैसे अपहेल्ड करेंगे जिसके अंदर बाकी बातें जो है वो मानी ही नहीं जा रही। जब कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी इंस्टीट्यूशंस नहीं मान रहे तो आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड कैसे करेंगे? आर्टिकल 243, द फेडरल गवर्नमेंट शिल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, क्या ये फुलफिल होता है? आपको एडवाइजेस आती हैं, आपको थ्रेट्स आते हैं, आपकी सर्वेलेंस की जाती है कैमरास के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, जैसा मुशर्रफ ने कहा था कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। तो जब वो इसको एक पेपर जो कि डस्टबिन में फेंके जाने के अलावा कुछ नहीं है, उससे बढ़कर मानते नहीं है, तो आप उसको अपहेल्ड किस तरह करेंगे? एक तो ये बात होगी जो काजी फाइजा साहब ने कही, ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने एटलीस्ट एक टोन सेट करने की कोशिश की अपने इंस्टीट्यूशन की, कि उनके बाद भी अगर कोई आता है तो उसको भी इंटिमिडेशन ना लेनी पड़े। जब सरबराह एक बात करता है तो उसकी एक वैल्यू होती है, वो ट्रिकल डाउन करती है और बड़े जज्बे के साथ करती है बात। तो इसके अलावा जो दूसरी बात हुई कि जो लेटर लिखा गया वो अच्छा था या बुरा था, वो एक्चुअली अच्छा इकदाम नहीं था, क्योंकि उससे इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपस में लड़ सकते हैं, उनका तसादुम हो सकता है। मसला क्या है कि वो लोग जो आज तक जस्टिस प्रोवाइड करते आए थे, आज वो रिसीवर एंड पर आए हुए हैं, और वही इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फोर्स किया गया था, वो एडवाइस किया जाता है, जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, जिसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, उससे वो मदद मांग रहे हैं इन्हीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के खिलाफ, इन्हीं इम्यूनिटीज की एम्ब्रीचमेंट के खिलाफ। तो अब मामला ये है कि वो इंस्टीट्यूशन अपने ही बंदों को जब वो रिसीवर एंड पर आते हैं जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर वो जस्टिस प्रोवाइड करता है तो उसे फिर लड़ना है किसी और इंस्टीट्यूशंस के साथ कि इंटरफेरेंस को ब्लॉक करना होगा। अगर वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकता तो ये अपने इंस्टीट्यूशन के मोराल के खिलाफ है, और उसका जो इमेज है पब्लिक, जो जस्टिस काजी फाइजा ने बात की, वो मजीद खराब करने के मुतरादिफ है। ये एक अच्छा इकदाम नहीं है, क्योंकि इससे इदारे जो है अब तसादुम में आएंगे। और दूसरी बात जो एक आर्टिकल में पढ़ा था, डॉन में लिखा था, वो ये है कि ये प्रेशर है जो ट्रांसफर किया जा रहा है। एक हुकूमत जिस तरह भी आई पावर में, ये सब आपको मालूम है, उसके ऊपर प्रेशर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कभी आर्मी के ऊपर, वो शिफ्ट हो रहा है कभी जुडिशरी के ऊपर, वो शिफ्ट हो रहा है कभी वापस गवर्नमेंट के ऊपर। तो जैसे जैसे प्रेशर शिफ्ट हो रहा है वो अपने अपने से प्रेशर उठा के दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको भी वो एक प्रेशर पॉइंट ही कह रहे हैं कि जुडिशरी ने अपने ऊपर से प्रेशर हटाया है और डाला है कि उस गवर्नमेंट के ऊपर, और वो गवर्नमेंट कह रही है कि ये एक ट्रिक है। वही जजेस जो पहले उनको अपने साथ लगते थे अब लगता है कि वो उनके खिलाफ हैं, उनकी गवर्नमेंट जो भी सेटल भी नहीं हुई उसके ऊपर ये इतना सारा बोझ डाल के वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। ये जो इवेंट हुआ है ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये अच्छा नहीं हुआ। इट शुड नॉट हैव हैपेंड दिस वे। इससे सोल्यूशन कोई नहीं निकलेगा, मजीद तसादुम होगा, मजीद प्रेशर बिल्ट होगा। वो कहते हैं ना कि व्हाट इज पाकिस्तान इफ प्रेडिक्टेबल, तो एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। देखते रहें और हैरान होते रहें।